नमस्कार। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का खास बिहार बिहान लाइव। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शादमा हसन। तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके यह दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। दर्शकों, बेहद ही खूबसूरत सी प्यारी सी सुबह का आगाज हो चुका है। अब ठंड का प्रकोप जो है वो भी कम हो चुका है। तो ये जो हल्की सी गुलाबी सुबह और ठंड, हल्की सी ठंड की दस्तक के साथ वाली जो सुबह है ना, बेहद ही खूबसूरत और शानदार सुबह का आगाज हो चुका है। और ये सुबह नेहा तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब हम जुड़ते हैं अपने दर्शकों के साथ। क्यों जी, जैसे शादमा ने बताया कि नई सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, नई ताजगी और नए सपने भी आ जाते हैं। तो इसी नए सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं हमारे महापुरुषों के कुछ अनमोल वचन, अनमोल कथन। चलिए एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। देश जब आज़ाद नहीं था तब हमारे देश के युवाओं में एक ही जज्बा था, देश को आज़ादी दिलाना। और जब देश आज़ाद हुआ तो वो जज्बा उनके साथ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो जज्बा कह सकते हैं कि विरासत के तौर पर हमारे युवाओं के दिलों में वो ज़ब्त होता गया। और जब आज़ादी के बाद हमारे देश को जिस भी वक्त ज़रूरत पड़ी, हमारे देश के युवाओं ने हर तरह से हमारे देश को संभाला है। और कह सकते हैं कि आज के कई युवा ऐसे हैं जिनका ये मकसद है हमारे देश की रक्षा। जब कभी हमारे ऊपर कोई भी विपदा आए तो वो हर मुसीबत, हर इसमें हमारे साथ डट कर खड़े रहते हैं। और ऐसी ही एक टीम का नाम है NDRF। जी हाँ, जब कभी भी हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो हमारी नज़रें, हमारी निगाहें NDRF के जवानों पर टिक जाती हैं। और हम जानते हैं, ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं जब तक हमारे साथ NDRF की टीम खड़ी है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच दो बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आपसे मिलवाती हूँ हमारे आज के बेहद ही ख़ास मेहमान से। तो आपको बता दूँ दर्शकों कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार सिंह। आप कमांडेंट हैं NDRF बिहार झारखंड के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। और साथ ही हैं हमारे बीच अवनीश कुमार शाही, आप सहायक कमांडेंट हैं NDRF बिहार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आप दोनों से बहुत सारी बातें करनी हैं। सबसे पहले तो स्वागत के साथ साथ मैं आप दोनों का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब कभी भी आपदा जैसी समस्या हमारे ऊपर आन पड़ती है तब आपकी टीम हमारी सुरक्षा के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ी रहती है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि NDRF हमारे साथ है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बातों का जो सिलसिला है, जो आगाज़ है, वो मैं कहना चाहूँगी। चूँकि 19 जनवरी को NDRF ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया था। तो 19 जनवरी के दिन आपने 18वां जो स्थापना दिवस मनाया था, तो चाहूँगी कि ये जो 18 सालों का जो सफ़र रहा आपका NDRF का, वो मैं चाहूँगी सुनील सर आप हमारे साथ शेयर करें कि NDRF ने इन 18 सालों में क्या उतार चढ़ाव देखे, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मेरा DD बिहार के दर्शकों को नमस्कार। 18 वर्षों का जो सफ़र है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन इससे पहले के सफ़र के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 2006 से पहले जब NDRF का गठन हुआ, उससे पहले कोई कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के लिए कोई मुकर्रर एजेंसी नहीं होती थी। अगर हम 2000 से पहले की बात करें तो कुछ ऐसी आपदाएं घटी देश में जिसके ऊपर सरकार को संगठित तौर पर आपदाओं से निपटने के लिए एक एजेंसी बनाने के बारे में सोचना पड़ा। इन आपदाओं में 1919 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन, उसके बाद में भुज के अर्थक्वेक, तो ये दो, और इससे पहले की लातूर अर्थक्वेक, ये कुछ ऐसी आपदाएं थीं जिनमें ये महसूस हुआ कि आपदा के बारे में अब हमें संगठित रूप से कार्य करना है। इससे पहले जो आपदा
का संचालन था वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा होता था। होम मिनिस्ट्री में इसके बारे में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था और एक सेल सिर्फ गठित थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। उसके बाद में फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। 2002 के में ये कमेटी बनी और उस समय मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे श्रद्धेय वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। तो इस कमेटी ने सुझाव दिया कि नेशनल लेवल पर एक एजेंसी होनी चाहिए और एक एक्ट होना चाहिए, जिसके बाद में 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना और वहाँ से शुरुआत होती है संगठित रूप से आपदा प्रबंधन की। तो उस एक्ट में प्रावधान किया गया कि नेशनल लेवल पर पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो, जो कि एनडीए में है। उसके बाद में स्टेट लेवल पर इसको मैनेजमेंट करने के लिए पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो, जिसको हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बोलते हैं। उसके बाद में नेशनल लेवल पर एक बल का गठन हो और ऐसे गठित हुआ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो सारी चीज़ें उस मैनेजमेंट एक्ट से निकल के आई, जिसमें अथॉरिटी आई, जिसमें फोर्स आया। 2006 में जब एनडीआरएफ की शुरुआत हुई तो कुल 8 बटालियन से शुरुआत हुई थी, 1 to 8। उसके बाद में आपदाओं की संख्या बढ़ती गई, रिस्पांस और के लिए और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती गई, तो 8 से फिर 4 और यूनिट खड़ी हुई। उन 4 यूनिट में एक हमारी यूनिट जो 9 बटालियन एनडीआरएफ बेटा का, इसका गठन हुआ 2010 में। तो पहला मेजर एक्सपेंशन 2006 के बाद में 2010 में हुआ और उसके बाद में फिर और 4 बटालियंस का गठन हुआ। इस तरह से कुल आज की वर्तमान में 16 बटालियन हैं जो विभिन्न राज्यों में आपदा के दौरान अपनी सेवाएं देती हैं। जहाँ तक इस सफ़र की शुरुआत है 2006 से लेके और 2023 तक, देश में बहुत आपदाएं आईं। बिहार की बात करें तो कोसी फ्लड अपने आप में एक आपदाओं में बहुत बड़ी आपदा मानी जाती है जी। जिसमें जनहानि के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की भी हानि हुई। उसके बाद में उस कोसी फ्लड के बाद ही 9 बटालियन एनडीआरएफ का यहाँ गठन हुआ। उस समय, उससे पहले कलकत्ता में जो बटालियन थी वो उसको रेस्पॉन्ड करती थी। उसके बाद में जैसा अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो वो अलग तरह की आपदा थी, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसमें पूरा राज्य, पूरा देश मरमाहत हो गया था। मरमाहत हो गया। और उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं कि 2006 के बाद में हमारा रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि जो जनहानि पहले होती थी या प्रॉपर्टी का लॉस पहले होता था, उसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाए। एक और इस सफ़र में बात हुई कि पहले जो हमारा आपदा का रिस्पांस होता था उसमें जो जनहानि मतलब आपदा के बाद का रिस्पांस शामिल होता था जी। रिएक्शन शामिल थी। उसके बाद में 2015 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डिसाइड हुआ कि रिस्पांस के साथ साथ हमें इसके रोकथाम के भी काम करना चाहिए, रिस्क रिडक्शन के भी काम करने चाहिए, प्रिवेंशन के भी काम करने चाहिए। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि आपदा के आने से पहले ही हम उनकी रोकथाम कर सकें और जितनी रोकथाम कर पाते हैं संभव है, उसके बाद में उसके जो दुष्परिणाम हैं उनको हम कम कर सकें। तो इसको जो अप्रोच थी वो पूरी चेंज हो गई। इसको बोलते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इस पर काम शुरू हुआ और अभी ये डिसाइड हुआ है कि 2030 तक हम आपदाओं के जो रिस्क हैं उसको बहुत कम कर पाएंगे और इंडिया भी इसमें एक सिग्नेटरी है और बिहार राज्य ने भी इस पर बहुत आगे काम किया है। इन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जो भी आपदाएं होती हैं उनको हम उनसे जो होने वाला नुकसान है उसको हम कम से कम कर सकें, चाहे वो किसी भी वजह से हों, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हों, चाहे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर हों और
चाहे किसी भी तरह की यानी कोई भी समस्या आए उससे सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम जूझने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हाँ, कोई भी समस्या है, इसमें प्राकृतिक आपदा हो गई या फिर मानव निर्मित आपदा कभी कभी आ जाती है, तो हर हाल में एनडीआरएफ है हमारे साथ, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जान माल सबकी सुरक्षा के लिए। वो मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, जब भी कहीं ऐसी ज़रूरत आएगी, पास्ट में भी हम करते रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जी जी बेशक। हमने बहुत सारी बातचीत की सर, अभी बिहार के संदर्भ में भी बहुत सारी बातचीत हुई। अगर बिहार की बात की जाए तो हर साल हम प्राकृतिक आपदा के से प्रभावित रहते हैं। अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं सर एनडीआरएफ टीम को, हम आपसे जानना चाहेंगे अवनीश सर। बिहार एक आपदा प्रबंध राज्य है जी। यहाँ मल्टी डिजास्टर, जितने डिजास्टर हैं, जैसे आप अगर फ्लड ले लें जो कि एक रूटीन टाइप का है कि आना ही आना है हर साल, अमूमन हर साल हर साल आती है। और हमारा जो नॉर्थ बिहार है उसका 3/4 हिस्सा बाढ़ ग्रसित है। उसी तरह से जब हम सिस्मिक जोन की बात करते हैं भूकंप के लिहाज से, तो यहाँ सिस्मिक जोन 5 में 8 जिले हमारे हैं। जी जी। सिस्मिक जोन 4 में भी बहुत बड़ी संख्या है, 24 जिले हैं। जी सर। और जो भी है सिस्मिक जोन 3 भी इम्पोर्टेंस रखता है, वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। इसी तरह बिहार के साथ झारखंड में भी सेम कंडीशंस हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट जो है सिस्मिक जोन 4 में है, बाकी सिस्मिक जोन 3 एंड 2 में। जी सर। अगर हम दूसरे आपदा की बात करें इसके अलावे, तो यहाँ पे साइक्लोन से भी नुकसान के चांसेस रहते हैं। साथ में लाइटनिंग बहुत ज़्यादा अभी हाल के दिनों में देखा गया है, इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा मामले प्रकाश में आते रहते हैं डिजास्टर के रूप में। और मैन मेड डिजास्टर की बात करें तो उसका तो कोई नहीं जानता है, रेल रोड ये सारी चीज़ें हमेशा मौजूद हैं। जी सर, जी सर। तो ये हमारा, जैसा सर ने बताया, हमारा मोटो ही है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, सब जगह, हर जगह और हमेशा। इसके लिए इन चुनौतियों से जूझने के लिए ही इस फोर्स की स्थापना की गई है और हम एज ए रेस्क्यूअर ऑलवेज तैयार है। ही आप सहायक कमांडेंट हैं एनडीआरएफ बिहार। तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की। सुनील कुमार सिंह, आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, चूँकि जब भी आपदा, डिसास्टर, ये शब्द हम सुनते हैं तो अच्छे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे सख्त वक्त में भी एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो डट कर खड़े रहते हैं हमारे साथ और हर मुश्किल का वो सामना करते हैं। तो सबसे पहले तो उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। साथ ही आपसे ये सवाल करते हैं कि कैसे आप तैयार करते हैं जवानों को कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वो पूरी तत्परता के साथ खड़े रहें। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो 100% डेपुटेशन पर आते हैं, और जो डेपुटेशन पर आते हैं उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और ये चुनिंदा जवान होते हैं। हमने कुछ उनके रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट की हुई हैं। जो जवान फिजिकली फिट होंगे, जो जवान सर्टेन एज ग्रुप में होंगे, वही जवान आएंगे, और इनके लिए फिर ख़ास किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एनडीआरएफ एक अनार्म्ड फोर्स है, हमारे पास वेपन्स नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ज़रूरत रहती है एनडीआरएफ में कि हम उनको एक सेवा भाव उनमें डेवलप करें, क्योंकि जब वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में होते हैं तो वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का पार्ट है, और वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग से। अपने अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें वो अपने वेपन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एनडीआरएफ में आते हैं तो उनके वेपन पीछे छूट जाते हैं, और हमारे जो वेपन हैं वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि किसी भी आपदा के समय में सहायता पहुंचाने के लिए हैं। तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के मेंबर होने के सारे जो है कायदे कानून पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ सेवा भाव एक नई शुरुआत होती है। तो इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यूस हम जो है संवाद के थ्रू उनको बार बार हम रिमाइंड करते रहते हैं कि अब आप जो हैं एक सेवा देने वाली एजेंसी का पार्ट हैं। दूसरे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं डिजास्टर रिस्पांस के, जिसमें कोलैप्स स्ट्रक्चर एक वर्टिकल है, जिसमें कोई
बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है, चाहे भूकंप से हो, चाहे किसी और दूसरी वजह से हो, अनस्टेबल हो, तो उसकी अलग ट्रेनिंग है। फिर कहीं केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उसकी अलग ट्रेनिंग है। फिर कहीं अगर जैसे भगदड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हताहत हो जाते हैं लोग, तो उनको ऑन साइट मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, पोस्ट हॉस्पिटल, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के लिए वो हमारी एक ट्रेनिंग है। तो इनके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिसमें हम उनको तकरीबन कंटिन्यूसली बेसिक ट्रेनिंग 4.5 महीने की देते हैं। ट्रेंड सोल्जर की एक 4.5 महीने की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, जो मेरी जानकारी है कि इतनी लंबी ट्रेनिंग बाकी और किसी डेपुटेशनस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। 6 से 10 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद में उनका इंडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे ट्रेंड सोल्जर हैं। इस ट्रेनिंग के बाद में फिर हम इनकी बहुत ज़्यादा मॉक एक्सरसाइजेज करवाते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है तो आप कैसे काम करेंगे। चाहे वो फ्लड वाले सिचुएशन हो, हम इनको स्विमिंग सिखाने के बाद में नदी में लेके जाते हैं, क्योंकि स्विमिंग खुद को बचाना एक पार्ट है, लेकिन किसी डूबते हुए को बचाना वो दूसरा पार्ट है। और जिसको स्विमिंग आती है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो डूबते हुए को बचा ले। तो उनकी स्विमिंग के बाद की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी की बात करें, ये हमारा एक अलग वर्टिकल है, इसमें हम उनके लिए स्टैंडिंग स्विमिंग सिखाते हैं, जिसपे हाथ उनके एकदम फ्री रह सकें और वो सिर्फ अपने पैरों के बल पे ट्रेनिंग करें और अपने दोनों हाथों से जो डूब रहा है उसको सपोर्ट करके और बाहर लेके आ सकें। इसके बाद में हम एडवांस ट्रेनिंग कराते हैं उनकी। एडवांस ट्रेनिंग जैसे हम फ्लड की बात करें, स्विमिंग की बात करें, तो डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कलकत्ता से लेके महाराष्ट्र तक, इंडियन नेवी तक, जहाँ पर हम उनको डाइविंग सिखाते हैं और 30 फीट से लेके 100 फीट की ट्रेनिंग के लिए कि अगर कोई डूब जाता है और उसका मॉर्टल रिमेंस या डेड बॉडी की रिट्रीवल नहीं होता है तो हम उसको कैसे रिट्रीव करेंगे। तो इसके अलावा हम नॉलेज ऑन स्किल के लिए हमारी एकेडमी है, NDRF एकेडमी नागपुर में है, वहाँ पर एडवांस कोर्सेज के लिए भेजते हैं, जो कि जिसके 2 लेवल हैं, एक है मास्टर ट्रेनर और एक है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो ये वहाँ ट्रेनिंग करके आते हैं, फिर उसको हमारे यहाँ आके जो अपने दूसरे साथी हैं उनको सिखाते हैं। तो ये कंटिन्यूस जो ट्रेनिंग है वो हमारे उसकी वजह से ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और मॉक एक्सरसाइजेस की वजह से ये हमेशा उन सिचुएशन को सिमुलेट करते हैं जिन सिचुएशन में इनको काम करना होता है। जी सर, बहुत अपनी ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन होती है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके सारे जो फोर्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। आगे जानना चाहूँगी कि प्राकृतिक आपदाओं का ना तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं और ना ही इसे रोका जा सकता है, लेकिन एक हद तक इसके जो प्रभाव हैं उसको ज़रूर कम कर सकते हैं सर। तो अवनीश सर, आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर हम उसके प्रभाव को किस तरीके से हम कम कर पाएंगे सर। ये सही है कि आपदा के संबंध में अगर पहले से जानकारी हो, इसको एक लेवल तक हम कम कर सकते हैं। आपदा को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो कम्युनिटी प्रभावित होगी उसके जो रिस्क में आने के खतरे हैं उसको कम कर सकते हैं। इसके लिए एक फेज है डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्रिपेयर्डनेस का फेज है। प्रिपेयर्डनेस में जो सर ने भी डिटेल में आप लोग बताया, प्रशिक्षण भी शामिल है कि हम कैसे अपनी तैयारी करें, साथ में हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ताकि कम्युनिटी भी अवेयर रहे कि हमारे पे किस तरह की खतरे आ सकते हैं, चांसेस है, वहाँ की प्री हिस्ट्री है, उसको देखेंगे। उसके साथ ही हम स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाते हैं ताकि बच्चे जो कि गुड कम्युनिकेटर होते हैं वो घर में जाके बताएं और ये बातें पूरे कम्युनिटी में फैले। तो जैसे आप अभी एक हम एग्जांपल लें, सुपर साइक्लोन में लगभग 99 में उड़ीसा में आया था, 10,000 लोग लगभग उसके शिकार हुए थे। वही जब 2019 में साइक्लोन फेनी आता है तो हम 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा है प्रिपेयर्डनेस। पहले ही सेफ शेल्टर्स बनाए गए,
वहाँ पे जाके उनको इवैक्यूएट करके पहले ही रखा गया। तो इससे बहुत मदद मिलती है और प्रिपेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही कहना चाहूँगा। जहाँ बेशक बिल्कुल आपदा भले ही अचानक आती है, लेकिन अगर हम उसकी तैयारी अगर पूर्वानुमान लगा लें तो थोड़ी बहुत जो तैयारी हम कर लेते हैं तो उससे जान माल की जो क्षति है उसके कहीं ना कहीं हम रोक पाते हैं। सुनील कुमार सिंह, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि एज ए कमांडर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? पूरे बिहार और झारखंड राज्य में अगर कहीं भी कोई आपदा आती है, किसी भी तरह की आती है, जो हमारी मैंडेट में शामिल हैं, तो उसमें रिस्पॉन्ड करना। और इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने जगह जगह अपनी टीम्स बैठा रखी हैं। हेडक्वार्टर भले ही हमारा पटना बिहटा में हो, लेकिन हमारी टीमें तैनात हैं दीदारगंज में और सुपौल में बिहार राज्य में, और रांची और देवघर में झारखंड राज्य में। जहाँ भी हमारी टीमें तैनात हैं वहाँ हमारी ये अलर्ट पर रहती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेवल ऑफ अलर्ट हमारा इतना है कि 15 से 20 मिनट में हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी टीम अपने कैंपस से बाहर हो जाती है। हालांकि दिया हुआ समय हमें 30 मिनट है, लेकिन 15 से 20 मिनट में हमारी टीम बाहर हो जाती है। और इसके लिए हमारी टीमें कोई जो मैन पावर है वो, उनको ले जाने के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो, और जो सामान है वो सब अलर्टनेस में रहते हैं। इसको हम बोलते हैं टीम ऑन व्हील्स। टीम ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारा साजो सामान किसी आपदा को रिस्पॉन्ड करने के लिए जरूरी है वो गाड़ियों में लोडेड रहता है। और हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो डिटेल्ड रहते हैं कि ये कमांडर होंगे और ये इनके अंडर में मैन पावर होगी, रेस्क्यूअर्स होंगे। वो कहीं भी हों, कैंपस में ही रहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। डिटेलमेंट रहता है। हम एक वीक के लिए एक टीम डिटेल करते हैं, वो उस वीक के दौरान में अपने पूरे सामान के साथ में कैंपस में ही रहेगी। एक विसिल बजेगी, हमारा हूटर बजेगा या बगल बजेगा, तो उनको ये संदेश जाएगा कि उन्होंने जाना है, और वो 15 से 20 मिनट में निकल जाएंगे। अगर कोई आपदा नहीं भी होती है तब भी इसकी हम ड्राई रिहर्सल करवाते रहते हैं, और अगले वीक में कोई दूसरी टीम इस कार्य को अंजाम देने के लिए। सर, आप सभी लोगों का फिर से पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम भी बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब हम एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर हम अपने परिवारों के बारे में बातचीत करेंगे। सर, एक कमांडेंट, एक सिपाही, परिवार का अगर सहयोग ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है आगे। सर, तो परिवार के सहयोग के बारे में हमें कुछ बताएं सर। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हर किसी के जीवन में उसके परिवार का अहम रोल रहता है। तो हमारे एनडीआरएफ परिवार का भी अहम रोल है हमारे चुनौतियों से निपटने में। क्योंकि हम ट्रेंड सोल्जर हैं और लंबे समय से इन चुनौतीपूर्ण कामों को करते आ रहे हैं, तो हमारी तो आदत हो जाती है। जी, बिल्कुल। लेकिन साथ में आदत हो जाती है हमारे परिवार की भी। जब भी कभी ऑपरेशन पर जाते हैं, चाहे मैं जाऊं, चाहे मेरे अंडर कमांड्स जाएं, तो जो भी पीछे रह जाते हैं वो उन परिवारों का ख्याल रखते हैं। कि सपोज करो कोई 2 दिन के लिए गया है और वहाँ पर 4 दिन लग गए हैं, तो पीछे उनके परिवारों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी सुख सुविधाएं हैं, उनकी सब मिलके देखभाल करते हैं। इंस्टांसेस ऐसे भी आए हैं, मुझे अपने व्यक्तिगत भी अनुभव हैं कि मैं ऑपरेशंस पर गया हुआ हूँ। पीछे से ऑपरेशन के बारे में जो आपके माध्यम से खबरें मिलती हैं कि ऑपरेशन लंबा चल गया है, तो पीछे से फ़ोन आते हैं। अगर हम उनको घर में अपडेट ना दें तो एक से ज़्यादा कॉल भी आ जाती हैं। सिमिलरली मेरे जो अंडर कमांड हैं, रेस्क्यूअर हैं, उनके परिवारों के भी कॉल आ जाते हैं कि सर फला गए हुए थे, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ और उनका कोई कॉल नहीं आया है। तो फिर अब उनको बताते हैं कि आप चिंता ना करें, वो सब यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, और जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको ही बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि वो इतने ज़्यादा कमिटेड हैं और पिछले दिन और रात काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी बैटरी डाउन हो गई हो, कुछ और वजह रही हो जिसकी वजह से वो आपको कॉल नहीं कर पाए।
लेकिन परिवारों का साथ खड़े रहना हमारे लिए अपने कर्तव्य निभाने में बहुत ही ज़रूरी है और जी हाँ। बखूबी निभाते हैं वो। बिल्कुल कह सकते हैं कि आप लोग ट्रेंड होते हैं, आपको प्रशिक्षित किया जाता है ऐसे माहौल से, ऐसे वक्त से निपटने के लिए, लेकिन जब परिवार, वो तो घबराते ही हैं और ऐसे में पूरा सपोर्ट उनका भी आपको रहता है कि नहीं, आप देश के लिए, देश के लोगों के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो जवान होते हैं, उनका जो जज्बा होता है वो तो काबिल तारीफ़ है ही, ऐसे में उनके परिवार का भी जो सहयोग मिलता है ना, वो भी बिल्कुल काबिल तारीफ़ होता है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने बात की अनुभव की, तो एक ऐसा अनुभव जो अभी भी आपके जहन में तरोताज़ा हो, चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें? मुझे यहाँ ज्वाइन किए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और जो सबसे बड़ा ऑपरेशन मैंने यहाँ पर किया वो था झारखंड में देवघर में केबल कार रेस्क्यू का ऑपरेशन। तकरीबन 48 घंटे वो ऑपरेशन चला, जिसमें एनडीआरएफ के अलावा इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब शामिल थे। ये केबल कार ऑपरेट कर रही थी, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसकी केबल कार रुक गई। उसमें उस समय जो यात्रा कर रहे थे, केबल कार में बैठे हुए थे, वो तकरीबन 75 सवारी थे। उसमें से जो नीचे कुछ लोअर रीचेस पे थे, कम हाइट पर थे, वो अपने आप उतर गए। उसके बाद में एनडीआरएफ को कॉल किया गया, इमीडिएटली एनडीआरएफ पहुंची वहाँ पर, तो अपने जो भी रिसोर्सेज थे उससे फिर और 17 को बचाया। बाकी बचे हुए 48, शाम का वक्त था, तो वो हवा में लटके हुए थे केबल कार्स में। जब मुझे पता लगा तो मैं भी यहाँ से चला गया था, बिहटा से वहाँ गया। रात को 3 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे। क्योंकि जो केबल कार थी उनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि ग्राउंड अप्रोच पॉसिबल नहीं हो रही थी रात को। तो हमने अपने हेडक्वार्टर के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को अप्रोच किया और रात में वो भी आ गए। सुबह 6 बजे तक हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच चुके थे। फिर आईटीबीपी के साथ में मिल के, प्लस जो केबल कार कंपनी थी उसके साथ में मिल के, हमने 2 ट्रॉलीज में, वो 200 फीट के ऊपर जो अटके हुए थे, उनको बचाया हेलीकॉप्टर की मदद से। फिर एयर लिफ्ट किया गया। ये ग्राउंड अप्रोच और एयर अप्रोच से इस ऑपरेशन में फिर 46 को बचा लिया गया। किन्हीं वजहों से 2 को नहीं बचाया जा सका, जो कि एक तो हेलीकॉप्टर में, आपने अगर उसको फॉलो किया हो, हेलीकॉप्टर से ही गिर गए थे वो नीचे। और एक महिला जो जब उनको ऊपर खींचा जा रहा था तो उनका तार केबल कार की ट्रॉली में अटक गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ऊंचे से नीचे गिर गई। तो इस तरह से ये 2 के अलावा बाकी 46 लोगों को इसमें बचाया जा सका। और इसमें एनडीआरएफ की बहुत महती भूमिका थी कि सारा कोऑर्डिनेशन एनडीआरएफ के पास में था, एनडीआरएफ ने किया। सारे लोगों के लिए वहाँ पर एनडीआरएफ रात भर पेट्रोलिंग करके, वहाँ पर एक मेंटेनेंस ट्रॉली का भी ऑप्शन रहता है, तो रात भर उस मेंटेनेंस ट्रॉली की मदद से लोगों को मोटिवेट करती रही कि एनडीआरएफ के साथ में है। लोगों के लिए जहाँ जहाँ पहुँच हो सकी उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए खाना पानी पहुँचाती रही। और मोटिवेट करने की वजह से वो लोग जो थे फेंट नहीं हुए, उन लोगों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा, बिल्कुल अपने आप एक में बहुत बड़ी बात है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके दिलों में, उनके जहन में ये बात थी कि चलो अब एनडीआरएफ की टीम है हमारे साथ, तो हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की। तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही ख़ास मेहमान, कमांडेंट ऑफिसर एनडीआरएफ सुनील कुमार सेन, और साथ ही थे असिस्टेंट कमांडर अवनीश कुमार साही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीटी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dtkpatna@gmail.com।